नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी में समाप्त हुई। तब मध्य भारत में एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया और 250 ईस्वी तक ये शासन करते रहे और इसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आ गया। लेकिन अब कौन इसको अस्तित्व में लाने वाला था, कौन इसके संस्थापक हैं, तो उसके बारे में जाने तो इसका जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। 275 ईस्वी ने इसकी स्थापना की थी। ये जो साक्ष्य है ये हमें प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त ने अपने आप को श्रीगुप्त का परपौत्र कहा है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि इसके संस्थापक जो हैं वो कौन है, श्रीगुप्त। इसके आगे हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य 275 से 550 ईस्वी तक रहा। इसमें कौन कौन से शासक रहे हैं उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला शासक श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त और इसके बाद में जो उत्तराधिकारी जो शासक रहे ये बहुत ही कमजोर रहे, जैसे पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त और विष्णुगुप्त, इन्होंने भी शासन किया। लेकिन हम प्रथम जो दो शासक हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी अभिलेखों से या कहीं भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त, ये पराक्रमी शासक रहे हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हमें इन्हीं के बारे में जानना है। इसके बाद के जो शासक हैं इनकी सिर्फ मैं बताने के लिए यहाँ पे मैंने नाम नोटिस किए हैं, अपने सिलेबस में इनके बारे में नहीं दे रखा है। इसलिए हम जो बात करेंगे इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम की, जिसका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक रहा। इसमें बात करें तो इसमें तीन बातें आप मुख्यतः याद रखें। सबसे पहली, इसकी जो उपाधि है महाराजा धीराज, इसकी जो उपाधि है वो क्या है, महाराजा धीराज। इसके बाद में दूसरी बात ये याद रखें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो विवाह किया वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से किया। ये इसका जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है ये होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय के जो हमें सिक्के प्राप्त होते हैं उसमें चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी दोनों के ही चित्र उसमें उत्कीर्ण हैं। उसी से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था, कुमार देवी से। कुमार देवी यह इकलौती संतान थी, तो उसकी पिता के मृत्यु के बाद जो लिच्छवी वंश का जो शासन था या साम्राज्य था वह भी किसके हिस्से में आ जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। इस जो है गुप्त साम्राज्य इसी में मिला लिया जाता है। इसके बाद बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप अच्छे से याद करें। इसके बाद में हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ने 335 से 380 ईस्वी तक शासन किया और ये चंद्रगुप्त प्रथम के क्या है, उत्तराधिकारी हैं। समुद्रगुप्त का जो आदर्श है वो ये है कि दिग्विजय और एकीकरण। दिग्विजय का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, विजय प्राप्त करनी है और उनका एकीकरण करना है। समुद्रगुप्त साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। साम्राज्यवाद का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना। दरबार कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में या कहें प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्होंने इनकी जो सफलताएं हैं, जितनी भी सैनिक सफलताएं या कहें सैनिक जो अभियान है उनका जो वर्णन किया है वो किया है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब ही क्या है, अपने राजा की यहाँ पे जो प्रशंसा की गई है, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति के अंदर ये जो लिखी गई है ये उसी स्तंभ पे लिखी गई है जिस पे अशोक का अभिलेख भी उत्कीर्ण
करवाया गया है। आगे हम बात करें, समुद्रगुप्त द्वारा जो जीते गए प्रदेश हैं ये उनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये पूरा गुप्त साम्राज्य है। तो इसको 5 भागों में कैसे बांटा? गंगा यमुना दोआब के राज्य, जहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी जो बह रही है, इसके दोआब के जो क्षेत्रों को गंगा यमुना दोआब के राज्य के नाम से जाना जा सकता है। दूसरा, पूर्वी हिमालय के राज्य, ये पूर्वी जो हिमालय है यहाँ पे, तो इसके जो राज्य हैं वो पूर्वी हिमालय के राज्य के नाम से हम बांट सकते हैं। तीसरा, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत है इसके पूर्व के जो राज्य हैं इनको हम पूर्वी विंध्य क्षेत्र आठविक राज्य के नाम से जान सकते हैं। पूर्वी दक्कन दक्षिणी भारत के राज्य, और ये दक्षिण भारत के जो ये राज्य हैं इनको पूर्वी दक्कन दक्षिण भारत के राज्य के नाम से, और कुषाण और शक, यहाँ पे कुषाणों और शकों का राज्य था तो इनको हम कुषाण और शक राज्य के नाम से जान सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें, इलाहाबाद प्रशस्ति में ये लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त कोई भी युद्ध पराजित नहीं हुआ या हारा नहीं। समुद्रगुप्त के पास एक नौसेना भी थी, जिसी वजह से वह अन्य देशों से या विदेशों से क्या रखा, उसके संबंध सुदृढ़ बने रहे हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये कैसे पता चला? क्योंकि समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं उन पे ये लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम। इसलिए सिक्कों से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया है। वह ललित कलाओं में भी निपुण था। ललित कलाओं में संगीत मतलब वाद्य यंत्र आ जाते हैं, गायन आ जाता है, ये सब किसमें आते हैं? ललित कलाओं में आते हैं। तो इसमें वह निपुण था, इसीलिए यदि गायन गाता था तो क्योंकि उसको लिखा हुआ मिलता है कि वह कविराज था। दूसरी हम बात करें, वह संगीत में निपुण था। ये हमें ऐसे पता चलता है कि उसके जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर उसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि वह क्या था, संगीत में भी निपुण था। और वह धर्म के मामले में बात करें तो वह विष्णु का भक्त था, लेकिन अन्य धर्मों की भी वैसे ही सम्मान करता था जैसे वह विष्णु का भक्त था और अपने धर्म की आदर करता था, ठीक उसी तरीके से अन्य धर्मों का भी आदर करता था। इसके बाद में समुद्रगुप्त का जो पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय, वह शासक बना 380 से 412 ईस्वी तक। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। और इसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया वो विवाह संबंधों और विजयों के द्वारा किया। इसने अपनी पुत्री का जो विवाह किया, प्रभावती का विवाह वाकाटक जो राजा था रुद्रसेन, उससे किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद में प्रभावती ने अपने अवयस्क पुत्र को वहां का शासक बनाया और स्वयं ने वहां का शासन संभाल लिया, मतलब वास्तविक शासिका बन गई। और उसके बाद इस साम्राज्य को किस में मिला लिया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में मिला लिया गया, मतलब गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीत लिया। मालवा और गुजरात को भी किस में मिला लिया? गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शकों को पराजित किया और पराजित करने के बाद में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में उसका पुत्र कुमारगुप्त महेंद्रादित्य शासक बना 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। और ऐसा माना जाता है या ऐसे लेख मिलते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने ही की है। इसका जो साम्राज्य विस्तार की हम बात करें तो पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सौराष्ट्र तक, मतलब जो गुजरात का जो क्षेत्र है यहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार मिलता है। लेकिन शासन के जो अंतिम वर्ष थे उस समय पुष्यमित्र के विद्रोह का उसे सामना करना पड़ता है। और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बाद में जो उत्तराधिकारी बनता है वो इसका पुत्र स्कंदगुप्त बनता है। हालांकि स्कंदगुप्त इसका ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, मतलब बड़ा बेटा नहीं था, उसके बावजूद भी योग्य होने के कारण ये क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। और इस स्कंदगुप्त ने ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो सौराष्ट्र के अंदर सुदर्शन झील निर्मित करवाई गई थी वह जीर्ण शीर्ण हो गई थी, इसलिए उसका जीर्णोद्धार करवाया। और ये हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार करवाया या कहें पुनर्निर्माण करवाया।
स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठने के समय म्लेच्छों के रूप में क्युखात हुणों से जूझना पड़ा और अंततः हुणों को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ये विदेशी जो शासक है हुण, इनका आक्रमण होता है। हालांकि स्कंदगुप्त इनको पराजित कर देता है, लेकिन इसके बाद के जो शासक होते हैं वह उन पे इनका बहुत आक्रमण रहा और धीरे धीरे शासक कमजोर होते गए और गुप्त साम्राज्य पतन की ओर चला गया और इसके अंतिम शासक के रूप में माना जाता है विष्णुगुप्त को। इस तरीके से गुप्त साम्राज्य का फिर पतन हो गया। लेकिन भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम धर्म के बारे में। तो गुप्त वंश के जितने भी सम्राट थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने तो वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। मतलब वैष्णव धर्म के साथ साथ इन्होंने वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सभी को क्या दिया, सम्मान, महत्व दिया। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और यहाँ पर बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया हुआ था 399 से 414 ईस्वी तक। चीनी यात्री फाहियान के विवरणों से यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। हालांकि चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत विस्तार से नहीं लिखता। इसका कारण ये लगता है कि ये वैष्णव धर्म के थे और वो जो चीनी यात्री फाहियान है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो जो अपने लेख लिखता है उसके अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत अधिक विस्तार से नहीं लिखता। लेकिन हाँ, इतना जरूर उसके विवरणों से पता चलता है कि उसके शासनकाल के अंदर बिल्कुल साम्राज्य सुशासित था और अपराध बहुत कम हुआ करते थे और कर भार भी अधिक नहीं थे। इसके अलावा ये इतना विस्तार से नहीं लिखता कि चंद्रगुप्त कौन से धर्म के बारे में मानता था, इस तरीके से नहीं लिखता, कारण वह बौद्ध धर्म का होने के कारण। राजकाज की जो भाषा है वो थी संस्कृत। आगे बात करें साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल की क्या उपलब्धियां रही। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, रघुवंशम जो महाकाव्य है, ये कालिदास ने इसी गुप्त काल के अंदर लिखा। हालांकि कालिदास ने बहुत भी अन्य पुस्तकों का और भी रचना किए है, जैसे मेघदूतम वगैरह, लेकिन अपने यहाँ पे जो बुक्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मर्चकटिकम ये नाटक शूद्रक ने, ये भी गुप्त काल में लिखा गया। मुद्रा राक्षस नाटक है और ये भी विशाखदत्त गुप्त काल में ही लिखा गया। रामायण, महाभारत और मनु संहिता जो वर्तमान में आपको पढ़ने को मिलती है, जो मतलब वर्तमान जो स्वरूप है, यह भी गुप्त काल में ही सामने आया। विज्ञान के क्षेत्र में हम बात करें तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित और ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। दशमलव प्रणाली जो है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में हुआ गुप्त काल में, और उसके बाद में ये कहाँ पहुंच गई, यूरोप तक पहुंच गई। कला के क्षेत्र में हम बात करें, वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों से। अब वहाँ पे झांसी और कानपुर में क्या अवशेष मिलते हैं उनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो वहाँ से हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं, अजंता की गुफाओं से मिलते हैं। दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ जो है, आयरन पिलर, महरौली जहाँ पे आपको कुतुब मीनार देखने को मिलती है, वहीं के उसके पास में एक लोहे का स्तंभ मिलता है, उसके बारे में। नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा। सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति। ये इसके वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला के विशेष प्रमाण है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं का दशावतार मंदिर है जो एक गुप्त काल में। इसके बाद में बात करें कानपुर के अंदर ये गुप्त कालीन जो मंदिर है भीतरी गांव का, ये यहाँ पे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। बहुत कला जो गुप्त कालीन जो वास्तुकला है, ये दोनों नमूने
वास्तुकला के हैं। इसके अलावा हम बात करें गुफाओं के बारे में, तो अजंता की जो गुफाएं हैं, यहाँ से आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, सभी गुफाओं का एक व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इसके अलावा एक गुफा का मैंने अलग से यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। इस तरीके से ये गुफाएं काटकर बनाई गई है और ये गुफाएं जो हैं ये भी गुप्त काल में ही बनाई गई है। दिल्ली के पास महरौली में आपको कुतुब मीनार के पास ही है या आयरन पिलर आपको देखने को मिलेगा और ये गुप्त काल में निर्मित है और आज तक भी इस पे जंग नहीं लगी। तो ये माना जा सकता है कि उस समय जो तकनीकी है, जो विज्ञान का आविष्कार है, वो कितना अधिक हो चुका था कि इस पे कोई ना कोई ऐसा लोहे में कोई ऐसा पदार्थ या ऐसी धातु मिक्स की गई है जिसकी वजह से इस पे आज तक भी जंग नहीं लगी। इसके बाद हम बात करें सुल्तानगंज बिहार की, ये तांबे की मूर्ति जो महात्मा बुद्ध की है, हालांकि वर्तमान में ये आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अंग्रेज इसको अपने इंग्लैंड लेके चले गए और वहां पे बर्मिंघम जो संग्रहालय है उसमें आपको ये मूर्ति आज भी देखने को मिलेगी। और ये जो मूर्ति है ये पूरी ढलाई के माध्यम से बनाई गई है, तो इससे माना जा सकता है कि गुप्त काल के अंदर यह तकनीकी भी विकसित थी और बहुत ही उस तकनीक थी। इसके बाद में बात करें चित्रकला की, तो यहाँ पे जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पे चित्रकला के इस तरीके के साक्ष्य हमको आज भी देखने को मिलते हैं जो गुप्तकालीन में बने हुए हैं। इसके आगे हम बात करें गुप्तकालीन समाज की, तो गुप्तकालीन जो समाज है वो वर्ण व्यवस्थाओं पर आधारित था और वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पे आधारित थी? जन्म पे आधारित थी कि जिस कुल में या जिस वर्ण में जन्म हुआ है वो हमेशा उसी में रहेगा। उसकी वर्ण की बात करें तो वहां पे 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सर्वोच्च जो स्थान होता था ब्राह्मण का होता था और इसके जो कर्तव्य थे वो था अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान, ये कार्य इसके हुआ करते थे ब्राह्मण के। इसके बाद में बात करें क्षत्रिय के, ये सामाजिक स्तर पे दूसरा महत्वपूर्ण वर्ण था और इसकी राष्ट्र की सेवा करना इसका कर्तव्य हुआ करता था। वैश्य ये तीसरा वर्ण था और इसका व्यापार और वाणिज्य के से संबंधित जो कार्य हैं वो वैश्य के हुआ करते थे। शूद्र ये चतुर्थ और सबसे निम्न वर्ण था सामाजिक दृष्टि से और इसका कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना इसका कार्य था। इस तरीके से गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा। हालांकि गुप्त काल में देखें तो क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंदर ये निश्चित था कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी शिथिलता देखने को व्यवसाय में मिलती है। गुप्त काल में मिश्रित जातियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे मूर्ध्वा, सिक्त, कर्ण, अंबस्ट, पार्श्व आदि ये जातियां थी, उग्र जातियां, जो कहाँ पे मिलती है? गुप्त काल में हमको देखने को मिलती है। कायस्थ गुप्त काल में क्या थी? एक वर्ग था, परंतु बाद में वह एक जाति बन गई। कायस्थ वो हुआ करते थे जो मतलब लिखने से संबंधित कार्य किया करते थे। गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है इसके बारे में हम जाने तो स्त्रियों की बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अब कैसे क्या क्या स्थिति थी उसके बारे में देखें। धार्मिक कर्तव्य में पति के साथ में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य हुआ करती थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, मतलब महिलाओं को पढ़ाया भी जाता था। पर्दा प्रथा नहीं थी। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं उनको बारे में जानने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। स्वयंवर की प्रथा विद्यमान थी। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है, जो साहित्य लिखा गया उसमें भी एक आदर्श नारी को रूप में प्रस्तुत किया गया है। गुप्त काल में पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। गुप्त काल में यह मान्यता थी कि यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो उसकी जो संपत्ति है उसके जाने के बाद तो संपत्ति पे जो अधिकार होगा वो किसका होगा? प्रथम अधिकार उसकी पत्नी का होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गुप्त काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।